हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल 30 के अंतर्गत 7वीं वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम आपको इसके पहले 180 क्वेश्चन करा चुके हैं और 180 के बाद जो हम शेष क्वेश्चन है वो आज हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आकृति में दर्शाए गए फोर्जिंग उपकरण की पहचान करें। तो यहाँ पे जो है आपको चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र को देखकर आपको जो है फोर्जिंग उपकरण का जो है नाम बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लैट टाइप से एक जो है फेस है। तो इसका जो है आपको ऑप्शंस है एनविल, स्वेज ब्लॉक, फ्लैटर और चक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है जो है फ्लैटर। इसमें जो है आप यहाँ पे बेस देख रहे हैं, जो इसका आधार है वो फ्लैट है, तो हम इसे फ्लैटर कहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरलिंग सामान्यतः स्पिंडल गति पर की जाती है। आप मतलब जो नरलिंग, जब हम नरलिंग की क्रिया करते हैं तो उसे उसका जो स्पेंडल या उसकी जो गति होती है तो उसे हम किस गति पर करते हैं, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बहुत अधिक गति, धीमी गति और शून्य पर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है धीमी गति, यानी स्लो मोशन में जो है हम उस नरलिंग क्रिया करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग प्रचालन का नाम बताइए जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, फोर्जिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन है। इसमें आपको एक प्रकार का इस टाइप से एक टूल्स है, जब आप ऊपर से इसमें जो है फोर्ज करते हैं या इसको कूटते हैं या हथौड़े से या हैमर से इसको मारते हैं तो ये नीचे की तरफ धंसता चला जाता है। तो जब ये धंसता है तो इसकी हाइट छोटी हो जाती है और इसका जो आकार है वो बीच में मोटा हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं, ड्रैग आउट, अपसेटिंग, बेंडिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपसेटिंग। ये अपसेटिंग की क्रिया होती है। इसमें हम किसी जाप को ऊपर से जब जो ठोकर मारते हैं या बल लगाते हैं तो वह नीचे की ओर धंस जाती है, जिससे कि उसकी लंबाई कम हो जाती है और उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो बढ़ जाता है, यानी ये चौड़ा हो जाएगा इस टाइप से और इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIG वेल्डिंग यानी टिग वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, नोजल, कॉलेट, बैक कैप और लीड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कॉलेट, इसका जो है राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को झिंगित करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो अक्षर है वो छिद्र को झिंगित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिए गए हैं वो ऑप्शंस दिए गए हैं, वो है E, इसके बाद H। तो इसका जो राइट आंसर है वो है H। H को जो है हम छिद्र के रूप में झिंगित करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक खालिस्तान फिट होगा। किसी एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा कौन सा फिट रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन, हाई लिमिट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्लियरेंस। क्लियरेंस जो है हमेशा फिट होगा, यानी अलाउंस में हमेशा एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक क्लियरेंस फिट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS प्रणाली में टॉलरेंस कितने ग्रेड में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। BIS यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रणाली होती है, उसमें टॉलरेंस कितने ग्रेड होते हैं टॉलरेंस के। तो उसमें जो है आपका राइट आंसर है वो है 18। आपको 18 ग्रेड जो है यहाँ पे होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचानना है। आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको पहचान कर जो है इसका नाम बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, सबसे पहले स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज और स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इस चित्र को आपको देख के बताना है। यहाँ पे जो है 2 पिंस लगे हुए हैं जो अंदर बाहर हो सकते हैं। तो इसका जो नाम है या जो सही जो इसका आंसर है वो है स्नैप गेज। इसे हम स्नैप गेज कहते हैं। आप जो है बुक्स में जाकर देख सकते हैं, स्नैप गेज जो है इसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और आपको इसमें से आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो है कथन है, एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है।
इसके बाद दूसरा है गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती हैं। तो यहाँ पे जो है अब आपको आंसर बताना है। कथन ए, कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन गलत हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे बता दें। रीजनिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों कथन इसमें सही है और सत्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बेयरिंग है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बेयरिंग एक घर्षण रोधी बेयरिंग है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन हैं वो है सॉलिड बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें सॉलिड बेयरिंग जो है यहाँ पे एक घर्षक बेयरिंग है जो घर्षण करता है। इसके बाद थ्रस्ट बेयरिंग जो है घर्षक बेयरिंग है जो घर्षण करता है। इसके बाद बॉल बेयरिंग इसका जो राइट आंसर है जो घर्षण रोधी होता है, घर्षण नहीं करता है, बिल्कुल फ्री चलता है, कोई आवाज़ नहीं करता है चलते समय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, पैलेट कन्वेयर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो तीनों हैं तीनों में से इस कन्वेयर का उदाहरण या प्रकार नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को खालिस्तान ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के लिए जो खुरदरापन का मान होता है उसको किस ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहले ऑप्शन जो है 6, 18, 10 और 12। तो राइट आंसर है 12। इसमें हम 12 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सतह अनियमितता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी सतह अनियमितता है। तो यहाँ पे आपको रफनेस यानी खुरदरापन, तन्मयता, खुरदरापन और तन्मयता दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दोनों, खुरदरापन और तन्यता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शंस हैं पंच पर, रैम पर, डाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डाई पर। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैकिंग संक्रिया में क्लीयरेंस खालिस्तान पर दिया जाता है। तो ब्लैकिंग संक्रिया में जो क्लीयरेंस है वो हम ऑप्शन है यहाँ पे डाई, पंच, रैम और डाई दोनों पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा होगा रैम पर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए रिवेट जोड़ को पहचानना है। आपको एक चित्र दिया गया है, इसे हम थोड़ा जूम करके बताएंगे आपको। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो चित्र है इसका जो जोड़ है इसको आपको बताना है कि ये कौन सा जोड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेट है, यहाँ पे एक 2 प्लेट है और बीच में यहाँ पे जो है एक जो है रिवेट लगा हुआ है। तो इस टाइप से ये जोड़ है, यहाँ पे एक रिवेट लगा हुआ है। तो इस जो है जोड़ को आपका जो है नाम बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका नाम यहाँ पे एकल स्ट्रैप बट जोड़ है, दोहरा स्ट्रैप बट जोड़ है, सिंगल रिवेट लैप जोड़ है और दोहरा रिवेट लैप जोड़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सिंगल रिवेट लैप जोड़। इसे हम लैप जोड़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का खालिस्तान गुना होती है। जो हमारा रिवेट जब हम रिवेट करते हैं किसी प्लेट पर, इस टाइप से हम जब रिवेट करते हैं तो रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का जो इस रिवेट होती है उसके व्यास का कितने गुणा होती है, यानी कितने गुना होती है। तो आपने देखा होगा ड्राइंग में जब भी आप जो है कोई भी आप जब रिवेट करते हैं तो 2 रिवेटों के बीच की दूरी रिवेट के व्यास के 3 गुना रखते हैं, 3 गुना रखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है। तो यहाँ का इस पे जो राइट आंसर है वो है बी, 3 गुना हम रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के
लेग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं गियर, क्लच और कपलिंग, इनमें से ए सभी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ए सभी, क्योंकि गियर, क्लच और कपलिंग तीनों का जो है प्रयोग हम शक्ति संचालन के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लेपिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो है आपको लेपिंग के बारे में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अपघर्षक लेपिंग में प्रयुक्त होता है। तो लेपिंग क्रिया में कौन सा अपघर्षक प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपको सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम, हीरा और ये सभी जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपको जो ऑप्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीरा, जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। यहाँ पे अपघर्षक लेपिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ए सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए मशीन को पहचान करना है। तो यहाँ पे जो है आपको मशीन को देखकर पहचान करके इसे बताना है एक कौन सी मशीन है। तो यहाँ पे आप मशीन में देख सकते हैं एक मोटर है, एक रैम है, एक हाइड्रोलिक ड्राइव भी लगा हुआ है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे जो है आप इसे चित्र को देखकर आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन और ब्रोचिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोचिंग मशीन। ये ब्रोचिंग मशीन है। ये देखने में तो लेथ के जैसी है, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें कुछ बदलाव हैं और आप इसे देखकर जो है आपने अगर ब्रोचिंग मशीन देखी होगी तो आप इसे बता सकते हैं। तो आप जो है अपनी बुक्स से देख सकते हैं ये ब्रोचिंग मशीन है। तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं और आगे भी हम आपको इसी टाइप से क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम आपको ITI के पूरे चैप्टर जो है साथ में लेकर आ रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको जल्दी से ड्राइंग की क्लास भी स्टार्ट कराने वाले हैं और जो भी वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ हम उसके बैच भी चालू करने वाले हैं। तो जल्दी हम उसके एग्ज़ाम पेपर, ओल्ड एग्ज़ाम पेपर जो भी आपको पढ़ाई के हिसाब से ज़रूरत है आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कमेंट के माध्यम से और आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।